आज की हमारी बातचीत एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली खबर से शुरू हो रही है। 28 जनवरी 2026 महाराष्ट्र की सियासत के लिए ये तारीख अब शायद हमेशा के लिए बदल गई है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राज्य के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर इतनी अचानक आई है कि अभी तक यकीन करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, सुबह सुबह वो मुंबई से अपने घर मतलब बारामती के लिए एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में निकले थे। लियर जेट 45 विमान था। अच्छा। और बारामती के पास लैंडिंग से ठीक पहले वो विमान क्रैश हो गया। और हादसा इतना भयानक था कि कोई भी बच नहीं पाया। इस खबर ने पूरे देश को, खासकर महाराष्ट्र को, एक गहरे सदमे में डाल दिया है। लेकिन आज हम सिर्फ इस हादसे पर बात नहीं करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अजीत पवार असल में थे कौन। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या वो सिर्फ शरद पवार के भतीजे थे या उनकी अपनी कोई अलग पहचान थी? बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन और करियर से जुड़ी जो भी जानकारी है, उसके आधार पर आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या अजीत पवार एक विकास पुरुष थे जिनकी महत्वाकांक्षा उन पर हावी हो गई, या फिर वो हमेशा से एक सत्ता के खिलाड़ी थे जिसके लिए विकास बस एक जरिया था? हाँ, चलिए उनके सफर के हर मोड़ को इसी नजरिए से देखते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि अजीत पवार एक विरोधाभास थे। विरोधाभास कैसे? वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ वो शख्स था जो जमीन पर काम करने और नतीजे देने में यकीन रखता था, एक दमदार प्रशासक। और दूसरी तरफ वो नेता था जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे इसके लिए परिवार से ही बगावत क्यों न करनी पड़े। उनकी कहानी को समझने के लिए महाराष्ट्र की राजनीति की मिट्टी को समझना होगा। और वो मिट्टी बनी है सहकारी आंदोलन से। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। अजीत पवार का जन्म महाराष्ट्र के एक सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार में हुआ, शरद पवार के भतीजे। हाँ, नाम तो उन्हें विरासत में मिला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने राजनीति का आसान रास्ता नहीं चुना। सही बात है, और ये बात फैसिनेटिंग है। उनके पिता के निधन के बाद वो ज्यादा पढ़ नहीं पाए। उन्होंने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली, बल्कि सीधे जमीनी राजनीति की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हाँ बिल्कुल। 1982 में जब उन्होंने शुरुआत की तो वो सीधे चुनाव में नहीं कूदे। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज को पकड़ा। और वो नब्ज थी सहकारी आंदोलन। एग्जैक्टली। ये सहकारी आंदोलन शब्द हम महाराष्ट्र की राजनीति में बार बार सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ किसानों की मदद करने वाली संस्थाएं तो नहीं है। यही तो असली खेल है। महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन का मतलब सिर्फ किसानों की मदद करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है जमीनी स्तर पर एक पावर स्ट्रक्चर खड़ा करना। हर चीनी मिल, हर सहकारी बैंक एक राजनीतिक किला है। अच्छा। जिसने इन किलों पर कब्जा कर लिया, उसने ग्रामीण महाराष्ट्र की राजनीति की नब्ज पकड़ ली। इन संस्थाओं के जरिए आप लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें लोन देते हैं, और बदले में आपको मिलती है राजनीतिक वफादारी। बिल्कुल। अजित पवार ने बहुत कम उम्र में ये गणित समझ लिया था। मतलब उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन ईंट दर ईंट खुद तैयार की। हाँ। और फिर 1991 में वो पहली बार बारामती से विधायक बने, और उसके बाद तो जैसे बारामती उनकी पहचान बन गया और वो बारामती की 6 बार से ज्यादा वहां से जीतना कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने बारामती को सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र की तरह नहीं देखा, वो उनकी एक प्रयोगशाला बन गई थी। प्रयोगशाला? हाँ, और यहीं से जन्म हुआ बारामती मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है और शायद सबसे बड़ा विवाद भी। हाँ, इस बारामती मॉडल की बहुत चर्चा होती है, एक ऐसे मॉडल के तौर पर जिसने एक आम से इलाके को विकास के नक्शे पर ला दिया। सतह पर तो यही दिखता है, शानदार सड़कें, अच्छे शिक्षण संस्थान, सिंचाई की सुविधाएं। लेकिन अगर आप इस मॉडल को अंदर से देखें तो इसका कोर आइडिया था पावर का विकेंद्रीकरण और पैसे का केंद्रीकरण। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, उन्होंने सहकारी बैंकों और चीनी मिलों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां से पैसा और राजनीतिक प्रभाव दोनों कंट्रोल होते थे। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने किसानों को फायदा तो पहुंचाया, लेकिन सत्ता की चाबी वो हमेशा पवार परिवार के हाथ में रखी। तो क्या हम इसे वाकई विकास मॉडल कह सकते हैं, या ये असल में एक बहुत ही कामयाब वोट बैंक मॉडल था, जहां विकास बस उन्हीं इलाकों में पहुंचाया गया जहां से राजनीतिक वफादारी पक्की हो? ये दोनों का मिला जुला रूप था।
आप इसे नकार नहीं सकती कि बारामती में काम हुआ, लोगों की जिंदगी बेहतर हुई, लेकिन इस विकास की एक राजनीतिक कीमत थी। अजित पवार की कार्यशैली बहुत साफ थी, मैं आपके लिए काम करूंगा लेकिन आपको मेरे साथ खड़ा रहना होगा। एक सख्त प्रशासक। बहुत सख्त। वो फाइलें लटकाने में नहीं बल्कि फैसले लेने में विश्वास रखते थे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए वित्त और सिंचाई जैसे मंत्रालय हमेशा उनके पास रहे, क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत इन्हीं में है। बिल्कुल। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू तो है ना। एक तरफ ये विकास की शानदार तस्वीर और दूसरी तरफ एक ऐसी परछाई थी जो हमेशा उनके साथ चलती रही। हाँ, विवादों की परछाई। एक इंसान जो इतना कुछ बना रहा था, उसमें तोड़ने की भी एक अद्भुत क्षमता थी। और विवाद भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। सबसे बड़ा दाग उन पर लगा हजारों करोड़ के सिंचाई घोटाले का। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। आरोप था कि जब वो सिंचाई मंत्री थे तब प्रोजेक्ट्स की लागत तो आसमान छू गई, लेकिन जमीन पर उतना काम नहीं हुआ। इस केस ने सालों तक उनका पीछा किया। और इस मामले ने उनकी छवि को और जटिल बना दिया, क्योंकि उन पर आरोप बहुत गंभीर लगे, लेकिन कई मामलों में जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई। सही बात है। उनके विरोधी इसे सत्ता का दुरुपयोग कहते थे और उनके समर्थक इसे राजनीतिक साजिश। बिल्कुल। लेकिन घोटालों के आरोपों से ज्यादा उनकी शख्सियत को उस घटना ने परिभाषित किया जो 2019 में हुई। वो 72 घंटों का सियासी ड्रामा। हाँ, मुझे आज भी याद है वो सुबह जब टीवी पर यह खबर आई तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। एक पल के लिए लगा कि ये कोई मजाक है। अजित पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। क्या चल रहा था उनके दिमाग में, ये कोई नहीं जानता। पूरा देश स्तब्ध था। उनके अपने चाचा शरद पवार कह रहे थे कि ये उनका निजी फैसला है, पार्टी का नहीं। और फिर 72 घंटों में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हाँ, सरकार गिर गई और अजित पवार वापस आ गए। ये आज भी एक पहेली है, एक बहुत बड़ी पहेली। ये राजनीतिक पोकर का एक क्लासिक खेल था। अजित पवार ने ऑल इन कह दिया था ये सोचकर कि उनके हाथ में तुरुप का इक्का है, लेकिन उनके पत्ते उतने मजबूत नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था। बिल्कुल। ये उनकी असीम राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखाता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक भी साबित हुई। एक बहुत बड़ा जुआ था जो वो हार गए। और इस एक कदम ने उनकी विश्वसनीयता पर एक ऐसा सवालिया निशान लगा दिया जिसे वो शायद कभी पूरी तरह मिटा नहीं पाए। अगर 2019 का ड्रामा एक जुआ था, तो 2023 में जो हुआ उसे क्या कहेंगे? वो तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल था। हाँ, उनकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी बगावत। इस बार ये कोई 72 घंटे का खेल नहीं था। नहीं, ये अपनी ही विरासत पर एक तरह का कब्जा था। बिल्कुल। उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी एनसीपी को ही तोड़ दिया। ज्यादातर विधायकों को अपने साथ लिया और बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। इस एक फैसले ने सिर्फ एक राजनीतिक दल को नहीं तोड़ा, इसने पवार परिवार को तोड़ दिया। ये महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे भावुक और नाटकीय दौर था। और यहाँ सवाल सिर्फ धोखा देने या बगावत करने का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वो सत्ता के बिना रह नहीं सकते थे, या वो हमेशा अपने चाचा की परछाई में रहकर थक चुके थे? मेरे ख्याल से ये सिर्फ चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं थी। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक टेक्टोनिक शिफ्ट था। टेक्टोनिक शिफ्ट मतलब? एक तरफ शरद पवार की समझौते और सर्वसम्मति वाली पुरानी राजनीति थी जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती थी, तो दूसरी तरफ अजीत पवार की जो जीता वही सिकंदर वाली आक्रामक नतीजे आधारित राजनीति थी। ये दो अलग अलग राजनीतिक दर्शनों का टकराव था। अजीत पवार ये संदेश दे रहे थे कि अब वो किसी की छाया में नहीं रहेंगे, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, भले ही उसके लिए पुराना रास्ता तबाही क्यों ना करना पड़े। हाँ। तो हम फिर से अपने उसी शुरुआती सवाल पर लौट आते हैं। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो हम अजीत पवार को कैसे याद रखेंगे? एक तरफ बारामती का विकास मॉडल देने वाला नायक, दूसरी तरफ घोटालों और राजनीतिक बगावतों से घिरा खलनायक। उनकी विरासत इसी जटिलता में है। वो सिर्फ शरद पवार के भतीजे नहीं थे, वो अपने आप में एक शक्ति केंद्र थे, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उन्होंने अपनी पहचान खुद गढ़ी। बिल्कुल। वो एक ऐसे नेता थे जिन्हें आप पसंद या नापसंद कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उनकी विरासत संघर्ष की है, सत्ता की है, विवादों की है और बड़े साहसिक फैसलों की है। चाहे वो फैसले सही हों या गलत। सही या गलत ये तो इतिहास तय करेगा। और आज उनके इस तरह अचानक चले जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो खालीपन आया है वो शायद आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। हाँ। वो सत्ता के समीकरणों का एक बहुत अहम हिस्सा थे,
उनके जाने से जो वैक्यूम बना है वो महाराष्ट्र की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है, अजित पवार का एंड गेम क्या था? ये सोचने वाली बात है। क्या उनका लक्ष्य सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना था, या असल लड़ाई उस विशालकाय परछाई से बाहर निकलने की थी, ये साबित करने की थी कि वो खुद भी कुछ बना सकते हैं, भले ही इसके लिए पुरानी नींव को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। हाँ, और अब जब वे नहीं रहे तो शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल पाएगा।